नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब से हरियाणा और दिल्ली आने का जो एक प्रमुख अंबाला के पास बॉर्डर है और किसान आंदोलन की वजह से बहुत चर्चा में है, शंभू बॉर्डर एलओसी की तरह, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह हो गया है। वहाँ की तस्वीरें यदि आप देखें, वहाँ जाएँ तो वहाँ सड़कों पे तार लगे हुए हैं, पूरा सीमेंट के बैरिकेड्स, बोल्डर्स बनाए हुए हैं, कीले गाड़ी हैं। कीले भी कहना उनको शायद उचित नहीं होगा, मतलब ऐसी वहाँ पर नाकाबंदी की हुई है सरकार ने, पुलिस ने। ऐसा बंदोबस्त है कि जैसे वो दो देशों के बीच का बॉर्डर। और ये किस लिए हुआ है? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी किसान है, जो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी के मांग को लेकर के फरवरी में जिनको दिल्ली आना था और तब से वो धरने पर हैं, वहीं पर हैं। पंजाब सरकार ने, चूँकि ये बॉर्डर बंद है, तो पंजाब सरकार की दलील है कि भाई हमारा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। तो पंजाब सरकार ने जो हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि इसको खोला जाए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसमें कह दिया था 10 जुलाई को ही कि इसको 7 दिन में खोला जाए। फिर 7 दिन की एक्सटेंशन मिली, तो 14 दिन का जो अवधि थी जिसके तहत बैरिकेड हटाए जाने थे, ताकि आवागमन के लिए वो हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, वो उपलब्ध हो सके। लोगों की जो दिक्कत हो रही थी, कम्यूटर्स की, लोगों के आने जाने की, उसको लेकर के ये याचिका लगाई गई थी। तो पंजाब हरियाणा सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, उज्जवल भुइयां, तीनों की बेंच थी। तो जो बात उन्होंने कही, अभी तो खैर उन्होंने स्टेटस को के लिए कह दिया है, अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक स्टेटस को बना के रखें। लेकिन बड़ी बात जिसके लिए ये वीडियो में आपको आप बता रहे हैं, वो बड़ी बात जो उन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कही कि भरोसे का, ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि साहब वहाँ टैंक जैसा बना लिया है, ट्रैक्टरों को टैंक में तब्दील कर दिया गया, इसलिए अगर उनको आने की इजाज़त दी गई प्रदर्शनकारी किसानों को, तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। तो सवाल इसमें ये खड़ा हुआ, बेंच ने कहा कि भाई आप कब तक हाईवे को, एक्सप्रेस वे को, कब तक आप नेशनल हाईवे को बंद करके रखेंगे? किस कानून के तहत बंद करके रखेंगे? क्यों लोगों को असुविधा होनी चाहिए? और दूसरा, किसानों को दिल्ली आने पर क्यों रोक होनी चाहिए? तो उसका उन्होंने जवाब दिया, दलील दी। जो सरकार का कंसर्न है उसमें कुछ बात तो वाजिब है, क्योंकि उन्होंने भी वही चिंता जताई तुषार मेहता जी ने, कि पहले भी 2021-22 की अगर आपको बात याद, 2021 की तो जो फार्म लॉ थे, 3 के जो खेती के 3 कानून थे, जिनको बाद में सरकार ने वापस लिया, जिसके लिए दिल्ली के चारों तरफ नाकाबंदी हो गई थी। सबने देखा, गाजीपुर बॉर्डर, मुकरबा चौक वाला बॉर्डर, और जो तीनों दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उनमें क्या हालत थी। उसके बाद जब एक बार ट्रैक्टर मार्च हुआ था, वो भी आपने देखा कि लाल किले तक पे किस तरह से उपद्रवी किसान या जो प्रदर्शनकारी किसान है वो पहुंच गए, चढ़ गए, वहाँ झंडा लहराने की बात तक हुई। और वो सारी बातें आपको मालूम है कि दिल्ली के एनसीआर के लोगों को किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा, और कितना लंबा समय राकेश टिकैत और तमाम पूरे जो जितने भी किसान संगठन हैं उनका जो आंदोलन चला था, वो देखा है राजधानी ने। तो ये उनका कंसर्न था कि साहब मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह के जेसीबीज को और ट्रैक्टरों को जो मॉडिफाई करके उन्होंने पूरा टैंक जैसा बना रखा है, दरअसल उसमें किसानों ने, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो पे भी देखी होंगी, चैनलों पे भी देखी होंगी, अखबारों में भी देखी होंगी, कि वहाँ उन्होंने जो खेती में काम आने वाले बड़े उपकरण होते हैं, जिनसे गेहूं की और धान की और दूसरी फसलों की कटाई, बुआई और ये सब चीज़ें होती हैं, ढुलाई होती है, उनको उन्होंने मॉडिफाई करके उसमें आगे ऐसे इक्विपमेंट लगाए हुए हैं हैवी, जिनसे रोड ब्लॉक करने वाले जो बोल्डर्स हैं उनको हटाया जा सकता है। रोड पे जो आप टेम्परेरी वो डाल देते हैं रोकने के लिए, नाकाबंदी के लिए, उनको हटाने का उनमें इंतजाम किया गया है। उन्हीं का जिक्र तुषार मेहता जी कर रहे थे। तो बेंच ने कहा कि देखिए, असल में मूल बात यह है कि आपके मंत्री तो जाते हैं बात करने, जब वो मंत्री जाते हैं तो वो सरकार की तरफ से नुमाइंदे होते हैं, और आपके और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में, यानी सरकार के, भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। तो बेंच ने ये कहा है कि दोनों सरकारें, पंजाब और हरियाणा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये झगड़ा नहीं देख सकते कि पंजाब और हरियाणा आपस में झगड़े, और उसके लिए हम नहीं हैं। उन्होंने सलाह दी है, पहले तो स्टेटस को की बात कर दी है कि अगली सुनवाई तक सारे पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे। तो यानी कि फिलहाल शंभू बॉर्डर तो नहीं खुलेगा अगली सुनवाई तक। और 1 हफ्ते के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा है कि दोनों सरकारें, पंजाब
हरियाणा और केंद्र भी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति, न्यूट्रल, जो दोनों की बात समझते हो, खेती से जुड़े हों, समाज से जुड़े हों, एनजीओ से जुड़े हों, जो उनके जिनकी ख्याति, जिनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो जिस पर किसानों को और बाकी लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें यकीन हो, वो फ्री और फेयर बात कर सकें, ऐसा रास्ता निकाल सकें जिससे जो सबके लिए ठीक हो, सबके हित की बात करता हो, उनकी भी जो समस्याएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं उनको सुना जाना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही। तुषार मेहता जी की दलील सरकार के नज़रिए से अगर देखें तो वाजिब है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि उनका काम है सरकार का पक्ष रखना। उन्होंने जो बात कही कि वेलफेयर स्टेट भी होता, वेलफेयर स्टेट भी ये नहीं कह सकता कि सड़कों पर, हाईवेज पर इस तरह के भारी वाहनों की जिनको मॉडिफाई किया हो उनको चलने की आज़ादी दी जाए। उन्होंने उन कानूनों का हवाला दिया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासकीय पक्ष है। जो बात अदालत ने कही और जिस पर हम आपकी भी प्रतिक्रिया चाहते हैं, अपना विश्लेषण या अपनी राय तो आपको बता ही रहे हैं, वो ये है कि जो प्रश्न खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लाएंगे कहाँ से निष्पक्ष आदमी? आज की तारीख में इंडिपेंडेंट है कौन जो किसी तरफ ना हो? ये तो संभव ही नहीं है, आपको एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। और ये सरकार, अगर निष्पक्ष लोग मिले तो वो निष्पक्ष लोग क्या बात कहेंगे? लोकहित की बात करेंगे, लोकमत की बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो पब्लिक कौन है? पब्लिक तो किसान है, उसमें किसान तो शामिल है ना, ये नहीं है? तो उनकी अगर बात करेंगे तो हुकूमत को तो वो मंजूर होगा नहीं। तो अब अदालत से, माननीय माय लॉर्ड से ये हम पूछना चाहते हैं कि माय लॉर्ड ये बताइए कि निष्पक्ष कौन लोग हैं कमेटी में ऐसे? और मान लीजिए आपने कमेटी बनवा भी दी, जैसा आपने नाम मांगे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने ऑर्डर में कि भाई आप दोनों लोग नाम दीजिए, हम भी उस पर वो करेंगे। यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। तो अब नाम देंगे, जैसा उन्होंने बोला है कि मैं अदालत, सरकार से इंस्ट्रक्शन लेके दूंगा। तुषार मेहता जी ने, उनका तो यही काम है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि माय लॉर्ड, अगर कमेटी बना भी दी गई और कमेटी वाकई ऐसे लोगों की आपने बनवा दी जो निष्पक्ष हो, पहले तो यही आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल है कि किसको निष्पक्ष माना जाएगा। ऐसे लोग हैं कहाँ जिन्हें न्यूट्रल माना जा सके? हैं ऐसे साहब? बताइए। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे लोग ढूंढ लिए, मिल जाएंगे, हम निराशावादी या नेगेटिव थॉट के व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो देश के लोकतंत्र की, संविधान की और लोकतांत्रिक परंपराओं की, और ये जो पूरा ढांचा है ना सरकार के उसका, जिसमें माई वे और हाईवे है, उस बहस में माई वे ही तो चल रहा है, मेरी मर्जी तो चल रही है। तो उस पूरे परिदृश्य में, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में, यदि निष्पक्ष व्यक्तियों की समिति ने जो सुझाव दिए, जो सिफारिशें की, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी लेगा कि ये हुकूमत उसे मानेगी? अरे माय लॉर्ड, ये तो आपको याद होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले बदल देते हैं ये लोग, याद है ना सर? चुनाव आयोग के मामले में क्या हुआ था उसकी नियुक्ति को लेकर के? दिल्ली के जो निर्वाचित सरकार है, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कल पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रह चुकी थी, कांग्रेस की रही है, और आगे अब किस दल की बनेगी कह नहीं सकते। फिलहाल आम आदमी पार्टी की है। लेकिन जो निर्वाचित अधिकार है, कहाँ दिल्ली के अंदर सरकार की लड़ाई किसने लड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, मजबूती से लड़ी कि पूरी सरकार होनी चाहिए, पूर्ण अधिकार होने चाहिए। उनके दो मुख्यमंत्री, तीन रहे, बल्कि साप सिंह वर्मा रहे, मदन लाल खुराना जी रहे, और कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज जी भी रही। तो आज वो सारे अधिकार किस तरीके से किए गए? क्योंकि आप वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सरकार, जब आपने, सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया ना कि निर्वाचित अधिकार को, सरकार को अधिकार होंगे अपने अफसरों की तैनाती का, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है। और आए दिन आप देखते ही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या बाकी राज्यपालों के जरिए किस तरह का हस्तक्षेप, किस तरह की थोपने की कोशिश की जा रही है, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने जब फैसला दिया कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को अधिकार है, तो साहब क्या हुआ? कानून ही बदल दिया ना। तो मसला यहाँ नहीं खत्म होगा माय लॉर्ड, मसला यहाँ नहीं खत्म होगा। मसला ये है कि हुकूमत तो अपनी ही मनवाना चाहती है। तो ये है बड़ा सवाल। बाकी रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, ये भी कोई उचित तो नहीं है। और जिस बात की तरफ तुषार मेहता जी इशारा कर रहे थे, जिस चिंता की तरफ, वो वाकई जायज़ चिंता है, क्योंकि आंदोलन करने का भी एक तरीका तो निर्धारित होना ही चाहिए। पुलिस की दमनकारी ताकत है, बिल्कुल। पुलिस जिस तरह की ब्रूटिलिटी करती है, जिस तरह का बर्ताव करती है प्रदर्शन में हुकूमत के आदेश पर, तो उसके बचाव में किसानों ने अगर अपनी ताकत दिखाने के लिए कर लिया तो ये भी कहीं जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी तरफ ले जाता है, ये रास्ता अराजकता की
तरफ ले जाता है उसकी तो स्वस्थ लोकतंत्र में इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने तुषार मेहता से जो बहुत मजबूती से पक्ष रख रहे थे सरकार का, अभी तो नीट के मामले के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई है। नीट में जिस तरीके से उन्होंने बचाव किया तो वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। आज की बहस में भी तो उन्होंने बताया कि 500 से ज़्यादा वहाँ साफ टैंक के, हम आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया हुआ पूरा, मतलब वॉर के यानी कि युद्ध के इरादे से या लड़ने के इरादे से कि हमको टकराव करना है, उस तरह के उसमें मॉडिफिकेशन बनाए गए हैं। वॉरफेयर के लिए वो बदल दिए गए हैं, खेती के हिसाब से नहीं है वो, उनमें जिस तरह का मॉडिफिकेशन किया ये उनका इशारा था। सूर्यकांत जी जो हरियाणा से ही, उन्होंने बताया भी कि भाई वहाँ लोग मॉडिफाई तो करते हैं, फिर इतना लंबा प्रदर्शन करेंगे तो किसानों को रहने वहने के लिए भी चाहिए, इसलिए उन्होंने कर लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए रहने पर हमें कोई दिक्कत नहीं, वो AC लगाएं, उसमें म्यूज़िक चलाएं, वो सब ठीक है, लेकिन जो उसमें इस तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो तोड़फोड़ कर सकते हैं, जो रास्ते के अवरोधकों को हटा सकते हैं और जिनके आगे पुलिस की भी जो नियंत्रण के लिए उससे ही बराबर या उससे कुछ मामलों में ज़्यादा उनके पास तैयारी है, और वो कानून और व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पैदा कर सकता है, गंभीर सिचुएशन को पैदा कर सकता है। ये SG साहब का उनकी दलील थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इट्स क्वाइट अ सेंसिटिव मैटर। तो ये बात उन्होंने कही। जब कोर्ट ने कहा कि भरोसे की कमी है तो उन्होंने कहा कि साहब, कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लोगों को लीजिए जो तटस्थ हों, विशेषज्ञ हों। तो इन्होंने कहा कि साहब देखिए, सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, ये SG साहब का अपना तर्क था कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो उसे कैसे जगाएं। तो वो इशारा कर रहे थे राजनीति का। अब मसला तो सीधा यही है कि बीजेपी की एक बड़ा पेन पॉइंट है कि पंजाब में सरकार है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, और जो दूसरा भी दल वहाँ पर है कांग्रेस, वो भी इनके साथ नहीं है। जो इनके साथ पहले था 20-25 साल अकाली दल, वो भी अब इनके साथ नहीं है। और ये सिर के बल करने के, सिर शासन के बावजूद भी वहाँ ये बीजेपी अपना, भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ बना नहीं पाई। हरियाणा में जरूर उनकी सरकार है, 2 बार हो गई है, इस बार रहेगी कि नहीं रहेगी अभी पता नहीं है, चुनाव वहाँ पे भी है। तो ये इनके लिए प्रश्न राजनीतिक है सरकार के लिए कि कैसे आने दें। और दिल्ली में तो आप जानते हैं कि केजरीवाल की सरकार के लिए क्या स्थिति है। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि वो भी इस बात को समझता है कि दिनों दिन जो प्रशासकीय मामले हैं, दिल्ली के पानी का झगड़ा आप देख लीजिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली, जो दिल्ली की लड़ाई जो है वो प्रतीकात्मक होकर भी वो असल में बड़ा राजनीति का खेल है पूरा। तो सारे वो मसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब एनक्रोचमेंट से लेकर के रोजमर्रा का जो प्रशासन है उसकी भी बातें आती हैं। आप देख ही रहे हैं कि जो दिल्ली में पेड़ गिराने का मामला, पेड़ काटने का जो मामला था, जिसमें LG साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नपे हुए हैं, जिनको सुनना पड़ा पिछली बार कि वो अपने आप को कोर्ट समझते हैं क्या, कोर्ट ने उनकी अच्छी खासी खिंचाई कर दी थी। तो और DDA के ऊपर भी कंटेम्प्ट का मामला अभी तो फिलहाल बेंच के आपसी उसकी वजह से वो रुक गया है, वो भी मामला उठेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ये हो गई है कि हर चीज़ के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव के दायरे में आती है, जो कि लेजिस्लेचर के दायरे में आती है, जब वो अपनी काम ना करें तो आदमी भागता है कोर्ट की तरफ, अदालत से। और अदालतों के अंदर क्या स्थितियां हैं? अदालतों के अंदर स्थितियां हैं कि न्याय से ज़्यादा, न्याय तो करना ही है, लेकिन न्याय वो करना है जो लोगों को ठीक लगे, न्याय वो करना है जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, जो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जिसकी एक बानगी हमने देखी नीट के मामले में कि जहां सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज नजर आई, और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में दिया वो आप जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा, निष्ठा, ख्याति, आस्था जो लोगों की सुप्रीम कोर्ट में है, उसको इससे भारी धक्का लगा है। खुद चंद्रचूड़ जी के बारे में लोगों का जो यकीन था वो बदल गया है, क्योंकि परसेप्शन तो ये बन चुका था कि ये एग्ज़ाम की सेंटिटी प्रभावित हुई है। लेकिन चूंकि सरकार का एफिडेविट है, सरकार ने एफिडेविट में ये बात कही, CBI ने जो पक्ष रखे वो भी अदालत के लिए एक तरह की रिस्ट्रेंट था, अदालत की अपनी सीमाएं थी कि उनको भी उसको देखना था। तो उस सब के बीच में यही बात है कि न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना और लोगों की आकांक्षाएं, उनके बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है, जिस बात का इशारा इस बेंच ने किया कि भरोसे का अभाव है, ट्रस्ट डेफिसिट है। एग्जैक्टली ये पूरे गवर्नेंस के पूरे मॉडल में ट्रस्ट डेफिसिट ही है, क्योंकि ये सरकार ट्रस्ट चाहती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करना चाहती है। वो चाहती है बस जो वो कहे, जो वो कह दें उसे ही लोग मान लें, उन्हीं की दलील मानी जाए। और यही NTA का था, जिसकी तरफ लोगों का ज़्यादा गुस्सा था। लोगों का गुस्सा इसी बात से ज़्यादा था। आप अगर नीट के मामले में गौर करें कि NTA ने बर्ताव कैसे किया,
नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है, तो बहुत विश्वसनीय संस्था है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब कोर्ट का आदेश आया, जब उसमें प्रदर्शन हुए, जब चीज़ें आई और जब मीडिया ने और दूसरे लोगों ने उसमें चीज़ें निकाल निकाल के दी, तब माना कि हाँ चूक हुई और बैकफुट पाई सरकार, फिर वापस दोबारा से फ्रंट फुट पाई। तो वहां है दिक्कत, कैसे लिपापोती की गई, कैसे छुपाया गया, पहले बताओ ही मत। तो चूंकि सरकार जिसको चुना है, लोगों ने भेजा है कि आप जाके शासन चलाइए, और प्रधान सेवक होने की बात करते हैं। सरकार तो ये कहती है ना कि हम तो आपकी सेवा के लिए हैं, सेवा थोड़ी कर रहे हैं, तो शासन कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं जो हम कहेंगे वही चलेगा। तो वहां पर है ही नहीं सर यकीन। ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर चीज में वही है, क्योंकि ये किसी को भरोसा ही नहीं है कि ये सरकार हमारी प्रतिनिधि है। अगर इससे चूक हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा हो सकती है, और अपराध पर तो भाई कोई गाड़ी आप बाहर खड़ी करके जाइए, कोई चोरी करके ले जाए, तो अब उसमें चोरी है ना, अपराध है ना ये। तो अगर हुआ है तो उस पर आप ये कबूल कीजिए कि हाँ हमें चूक पता चली, आप कबूल कीजिए कि हाँ हमें ये समझ में आया इस पूरे मामले से, और हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने ये बात सामने रखी। हम ये व्यवस्था देखेंगे कि अगली बार से 2 पेपर ऐसे ना हो जाए, हम ये व्यवस्था देखेंगे, हाँ ये हमारी गलती है, जिसमें ये एक प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके 2 उत्तर हो। लेकिन ये नहीं हो रहा था, वो केवल ये कह रहे हैं हम ही ठीक है, बाकी सब गलत है। जिन लोगों ने सवाल उठाए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जो बात कर रहे हैं विपक्ष से माफी मांगने की, शर्म नाम की चीज है धर्मेंद्र प्रधान को, माफी उनको मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अपना स्टेटमेंट याद है जब उन्होंने कहा था कि ये मिसक्रिएंट है, ये वो लोग हैं जो देश की ख्याति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, असामाजिक लोग हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले थे धर्मेंद्र प्रधान? तो जिन लोगों ने आपत्ति उठाई थी वो मिसक्रिएंट है, वो देश विरोधी लोग हैं। उसकी माफी मांगेंगे धर्मेंद्र प्रधान अब कि हाँ मुझसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप उनसे तो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चल के कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लीक नहीं हुई, लीक तो हुई है। आपकी निकम्मापन, आपकी इनकॉम्पिटेंस पूरी तरह से जाहिर हुई है। बात तो सिर्फ मटेरियल और रिकॉर्ड की है। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी सीबीआई जांच चल रही है, कल को कुछ और चीजें निकल के आई तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये भी आशंका है, ना हो ऐसा। कोई भी व्यक्ति देश का यही चाहेगा, देश के बच्चों का भविष्य है, लेकिन क्रेडिबिलिटी नाम की चीज तो है ही नहीं, और ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है। इसी बेंच के पास दूसरा एक मामला हल्द्वानी का भी आया, यही तीनों लोगों की बेंच थी, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग, रेलवे का मामला चल रहा है, आपकी जानकारी में अगर हो तो, रेलवे की जो ज़मीन है, रेलवे को वहाँ वंदे भारत चलानी है, अपना ट्रैक बड़ा करना है, रास्ते बड़े करने, वो पुराना मामला है ये। तो उनको बेदखल करने की बात है कि रेलवे की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको हटाया जाए। पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे भी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, उस पर जनहित याचिका एक दायर की गई है, उसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस बेंच ने वहाँ भी ये कहा कि देखिए हम आपका पक्ष समझते हैं, लेकिन इन लोगों को कहाँ रखें, इसके पुनर्वास की योजना भी तो बनाइए। और आप जो है सरकार हैं, आप उनको आपने नोटिस जारी किया, जो एनक्रोच करके बैठे हैं लोग, जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है, उनको आपने कोई नोटिस जारी किया? आप पीआईएल के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? तो दरअसल कहानी क्या है सारी मामले में कि सरकारें भी सीधा नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, वोटों का सारा मामला है। तो कोई सियासत भी चाहती है कि डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करे कि सियासत दोनों तरफ चले, जब जरूरत हो तो इधर चले, जब जरूरत हो तो उधर चले। ठीक है, तो कोई अपने को उसमें बुरा नहीं, वो कोर्ट के उस पर डाल देंगे कि कोर्ट से आदेश मिल जाए। लेकिन जो असली समस्या है जनता की, उसकी चिंता वाजिब कौन कर रहा है? संसद में भी नहीं जाने दिया गया। बजट के बाद राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता भी हैं, पूरे समूचे विपक्ष के, उन्होंने जो विरोध बजट में किया किसानों की बातों को लेकर, एमएसपी के लीगल जामे को लेकर, तो उसके बाद मिलना था किसान प्रतिनिधियों को, तो कहाँ उन्हें को जाने दिया गया। तो ये आपकी इस बारे में क्या राय है, जो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत की, उज्जवल भैया और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो बात रखी है, रखी उन्होंने समन्वय की है, रखी उन्होंने ये कि मिलजुल के हल निकाला जाए, लेकिन अदालत के इस आदेश में, इस सुझाव में जो बात निहित है
जो अंडरलाइन है उसे तो हुकूमत को आज यहाँ है ही नहीं। इस सरकार के तो उसमें डीएनए में वो बात ही नहीं है, उसे तो ये बात मंजूर ही नहीं है, उसे तो अपनी बात मनवानी है। तो ऐसी सूरत में रास्ता निकलेगा कैसे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय से अवगत कराइए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।